नमस्कार, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं और आपको इस पूरे वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं जिस विद्वान के सिद्धांत की बात करने वाला हूं वो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ उनके सिद्धांत काफ़ी विवादित सिद्धांत भी मानते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं आज एक विद्वान की, वियना में जिनका जन्म हुआ था और उन्होंने मनोरोगियों पर काफ़ी अध्ययन किया था, मन या मस्तिष्क पर काफ़ी अध्ययन किया था और साथ साथ में बालकों पर उन्होंने कई अध्ययन किए थे। मैं बात कर रहा हूं एक विद्वान की जिनका नाम था सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड की मैं बात करूंगा। सिगमंड फ्राइड कौन थे, इसकी सामान्य से चर्चा हम करेंगे। साथ में सिगमंड फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, मैं आपको मोटे तौर से मैं बता दूं कि सिगमंड जो फ्राइड थे, इसकी आपकी तस्वीर सामने है। सिगमंड फ्राइड जो थे वो कहाँ के थे? वियना में इनका जन्म हुआ, बाद में वो इंग्लैंड चले गए। वियना में उनका जन्म जो था वो 1856 में हुआ था। 1856 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1939 में हुई थी। सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड का एक सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। तो उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा सामान्य सा परिचय में उसका बता दूं आपको कि ये इनका जन्म जो था, जन्म इनका हुआ था, सीधा सी कहानी सुनाऊं आपको, 1856 में, और मृत्यु जो है वो 1939 में हुई थी। नाम था सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। तो पुस्तकों की एक बार मैं चर्चा कर लूं तो पुस्तकें उन्होंने कौन कौन सी लिखी उसको देखना आप। उन्होंने लिखी थी, एक किताब लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, काफी मशहूर थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। अर्थात उन्होंने ड्रीम या सपनों पर उन्होंने काफी अध्ययन किया था कि व्यक्ति को सपने क्यों आते हैं। इसके अलावा उन्होंने टोटम एंड टेबू भी किताब लिखी थी, एक छोटी सी किताब थी, टोटम एंड टेबू। इसके अलावा उन्होंने एक और किताब लिखी थी जो भी काफी प्रसिद्ध हुई, उसका नाम था ग्रुप साइकोलॉजी। ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो इनकी पुस्तकें भी काफी मशहूर रही। सपनों पर उन्होंने अध्ययन किया, बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया, मन की अवस्थाओं पर उन्होंने अध्ययन किया। फ्राइड, आज बात कर रहा हूं मैं फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद की। और मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत था, फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद मैं बात कर रहा हूं आज सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। काफी अहम सिद्धांत था उनका मनोविश्लेषणवाद। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आने वाला है, व्यक्ति है उसका जो मस्तिष्क होता है, वो मस्तिष्क में के उन्होंने 3 भाग बताए। सबसे पहले अपने को समझना है कि जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग उन्होंने बताए। मस्तिष्क की अवस्थाएं, 3 प्रकार के मस्तिष्क या मन की अवस्थाएं बताई। उसके अनुसार पहली जो अवस्था थी वो होता है चेतन मन, दूसरा होता है अचेतन मन और तीसरा होता है अर्धचेतन मन। देखो, एक एक चीज को समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। पहला उन्होंने बताया कि चेतन मन होता है, दूसरा उन्होंने बताया अचेतन मन, और तीसरा बताया अर्धचेतन मन। अब देखो, इन्होंने कहा कि जो मन होता है व्यक्ति का, उसके 3 भाग होते हैं।
चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। फ्राइड कहते थे कि व्यक्ति का जो चेतन मन होता है, चेतन का मतलब होता है जागृत जो अवस्था है। जागृत अवस्था का मतलब यूं समझ सकते हो कि इसमें जो भी हम काम करते हैं उसके साथ साथ अपना दिमाग भी काम करता है। चेतन मन, गलत लिख रखा है मैंने, सुधार दूं मैं। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो उन्होंने, मैं बात कर रहा था चेतन मन में क्या होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है, जो भी काम करता है, उसमें साथ साथ में क्या होता है, दिमाग भी काम करता है। जागृत, जागृत अवस्था है ये, जागृत अवस्था है। दूसरी अचेतन मन, जैसे अचेतन मन में क्या होता है, मस्तिष्क के साथ में काम नहीं करता और जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती। फ्राइड कहते थे कि जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती वो कहां चली जाती है, अचेतन मन में चल, अनकॉन्शियसनेस की स्थिति होती है। अनकॉन्शियसनेस में सारी जो इच्छाएं, जो दुख है या दमयंत इच्छाएं हैं, जो दबी हुई इच्छाएं हैं, अचेतन मन में दुख और दबी हुई इच्छाएं जो हम पूरी नहीं करें, दबी हुई इच्छाएं किस में चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। और अर्धचेतन मन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जो इन दोनों के बीच की हो। जैसे मैंने अभी चेतन लिखते समय चेनत लिख दिया, चेनत लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि एक स्थिति होती है जो अर्धचेतन होती है, थोड़ा सा हमारा ध्यान पूरा नहीं दे पाते, पूरा जागृत, पूरा मस्तिष्क नहीं जुड़ पाते कभी दिमाग में। ये क्यों लिख पाए, क्योंकि मेरे दिमाग में फ्राइड का पूरा सिद्धांत चल रहा था, जबकि लिखना मुझे और था। इसी वजह से ये अर्धचेतन की स्थिति आ जाती है। तो देखना आप, उन्होंने कहा कि मन की 3 अवस्थाएं होती है, एक चेतन अवस्था, एक अचेतन अवस्था और एक अर्धचेतन अवस्था। और उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो मस्तिष्क का भाग है या मनुष्य का जो मन है होता है, उसमें से मात्र 10% जो भाग होता है, 10% ही चेतन होता है। मस्तिष्क का जो 10% भाग है वो ही 10% जो क्रियाएं हैं वो, या 10% भाग कह सकते हो, वो ही चेतन है। बाकी जो 90% है वो क्या है, अचेतन है। ध्यान समझना कि उन्होंने कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं वो चेतन मन है। चेतन मन का जो मस्तिष्क का कुल भाग है उसमें चेतन मन कितना होता है, 10%। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका 90% भाग क्या होता है, अचेतन मन से प्रभावित होता है, अचेतन मन के लिए होता है। देखना आप समझना कि जो 10% काम है, उसने कहा कि जो 10% जो काम करते हैं उसमें मनुष्य के जो मस्तिष्क का भाग है वो चेतन मन के लिए सुरक्षित होता है, जबकि 90% होता है अचेतन। और अर्धचेतन के लिए कोई स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये एक छोटी सी स्थिति होती है। ये इससे इस पर आने या इससे इस पर आने का एक रास्ता है, मध्य है, सेतु है, ठीक है। तो इसकी कोई जगह नहीं होती। लेकिन उन्होंने कहा कि चेतन मन मस्तिष्क में केवल 10% भाग होता है, अचेतन मन में का मस्तिष्क में 90% भाग। और अचेतन मन में क्या चीजें होती है, अचेतन मन में स्थितियां वो होती है कि जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती, जो इच्छाएं हमारी क्या नहीं होती, पूरी नहीं होती। जैसे दुख या दबी हुई इच्छाएं, मन किया कभी आपको कोई काम करने का, लेकिन किसी वजह से आप कर नहीं पाए, तो वो इच्छाएं कहां चली गई, अचेतन मन में चली गई। जो उसी टाइम आपने पूरी कर ली वो चेतन मन की स्थिति थी, जागृत अवस्था थी, आपने पूरा कर लिया, वो कंप्लीट हो गया, आपके उससे उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अचेतन मन में चली गई तो वो व्यक्ति को बार बार प्रभावित करती है। सपनों के अध्ययन में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, उस पुस्तक में भी कहा कि व्यक्ति को जो सपने आते हैं वो सपने किस वजह से आते हैं, क्योंकि उसके मन में जो दबी हुई इच्छा है या अचेतन मन की जो अवस्था है, अचेतन मन की अवस्था में बहुत सारी उसकी दबी हुई इच्छाएं सपनों में पूरी करने की व्यक्ति कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो अचेतन मन की वजह से होता है। जिस व्यक्ति में ज्यादा दबी हुई इच्छाएं नहीं हो, अचेतन मन में ज्यादा लफड़े नहीं हो, ज्यादा स्पेस नहीं हो,
वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग होगा। जैसे किसी बच्चे के मन में, देखो उन्होंने, फ्राइड ने कहा था कि छोटे से बच्चे के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, बच्चों पे उन्होंने कहा था कि उनको उसमें सेक्स भावनाएं सबसे ज्यादा होती है, कामुक होते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चे की इच्छाओं को दबा दिया जाए, तो वो जब भी मौका मिलती है, वो उस समय यदि इच्छाएं दबा दी गई तो वो इच्छाएं कहाँ चली गई? अचेतन मन में चली गई। लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है, वो अचेतन मन की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, वो दबी पड़ी रहती है, लेकिन जब भी उसको मौका मिलता है, वो अचेतन मन से निकलकर अपने व्यवहार में आने की कोशिश करती है, और इसी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बच्चों की मैं बात कर रहा था, तो बच्चों को जैसे फ्राइड के विश्लेषण को मैंने देखा कि बच्चों पे की इच्छा है कि छोटा सा बच्चा, आजकल देखते हैं छोटे से बच्चे, पुराने जमाने के बच्चों की बात करें तो पुराने जमाने में बच्चों को बिल्कुल 10 साल तक नंगे घूमते थे, और बच्चों को उन्होंने कहा कि उसमें काम भावना ज्यादा होती है, तो 10 वर्ष तक बच्चे खुला घूमते थे, तो इच्छाएं दबती नहीं थी। आजकल 1 साल का 6 महीने का बच्चा, उसको नेकर पहना दिया। अब ये इच्छाएं, उसको घूमने की जो इच्छाएं थी, खेलने की जो इच्छाएं थी, वो क्या, कहां दब गई? अचेतन मन में चली गई। और जब भी उसको मौका मिलता है, तो वो अचेतन मन की दबी हुई इच्छाएं क्या आती है? बाहर आने की कोशिश करती है, फोर्स लगाती है उस पर, और इसी वजह से व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा इच्छाओं को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो भी इच्छा है उसको फटाफट पूरी कर लो, आपके दिमाग में वो आपके अचेतन मन में नहीं जाए। अचेतन मन जितना ज्यादा हावी होगा, व्यक्ति उतना ही उसके अधीन चला जाएगा, उसको सपने आएंगे, और वो जब भी मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करेगा। तो 3 चीजें बताई। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य का जो मन है वो सेम बर्फ की तरह है। जैसे बर्फ का 10% हिस्सा बाहर होता है, पानी में तैरती हुई बर्फ का कुछ हिस्सा बाहर होता है, बाकी ज्यादा हिस्सा क्या होता है? अंदर होता है। तो वैसे ही मनुष्य का जो दिखता है, जो काम करता है, जागृत अवस्था है, वो 10% ही है, बाकी अचेतन मन कितना है? 90%। पहली बात बताई। तो मन की अवस्थाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने 2 और महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसकी 3 संरचनाएं होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसकी 3 संरचनाएं उन्होंने बताई। 3 व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं क्या बताई? व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं। तीन संरचनाएं उन्होंने बताई। एक बताई जिसको बोलते हैं इड, दूसरी अवस्था बताई ईगो, और तीसरी अवस्था संरचना बताई सुपर ईगो। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई कि व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं होती है। एक होती है इड, एक होती है ईगो, और एक होती है सुपर ईगो। इड का मतलब इदम, अहम और परम अहम। इड को मतलब इदम भी बोलते हैं हिंदी में, इदम। ईगो का मतलब होता है अहम, और सुपर ईगो को उन्होंने बताया कि सुपर ईगो का मतलब होता है परम अहम। तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्तित्व की जो संरचना बनती है वो 3 चीजों से बनती है, इड से, ईगो से और सुपर ईगो। ये 3 संरचनाएं उन्होंने बताई। इड का मतलब होता है, ध्यान से समझना, इड का मतलब होता है सुखवादी सिद्धांत। एक एक को चीज को समझेंगे, इसको बोलते हैं सुखवादी सिद्धांत। इड का मतलब सुखवादी। सुखवादी, सुखवादी का मतलब यह होता है कि ये जो व्यक्तित्व की संरचना होती है, इसमें जिसमें इड ज्यादा होता है, इदम ज्यादा होता है, वो क्या होती है? सुखवादी। सुखवादी का मतलब जब भी
ये एक बालक में ज्यादा होती है। इस अवस्था में इस संरचना के प्रभावी होने पर क्या होता है कि वो तुरंत क्या होता है, तुरंत परिणाम चाहता है, कोई भी काम करता है और तुरंत परिणाम चाहता है, और जो उसको सुख देने वाली चीजें हैं वो क्या करना चाहता है, तुरंत प्राप्त करना चाहता है। शारीरिक इच्छाएं उनकी प्रबल होती है और वो उसको नियंत्रित नहीं कर पाता। इस अवस्था को बोलते हैं इदम। ध्यान से समझना इसको। इसमें केवल और केवल शारीरिक सुख, ध्यान से समझना, शारीरिक सुख प्रभावी होता है। शारीरिक सुख देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक क्रियाएं और एक होती है मानसिक क्रियाएं। तो इसमें शारीरिक क्रियाएं जो है वो प्रभावी होती है, शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहता है और मस्तिष्क का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जैसे एक बच्चा है, यह अवस्था बच्चों में ज्यादा होती है, बच्चों में ज्यादा होती है, बालकों में, बच्चों में। इस अवस्था में क्या होता है, देखो दो स्थितियां होती है, एक शारीरिक और एक होती है मानसिक। ठीक है, दो अवस्थाएं होती है, दो स्थितियां होती है, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति। तो इस जो इड या इदम है या सुखवादी है, इसमें क्या होता है, वो मानसिक रूप से नियंत्रित नहीं होती, केवल किससे प्रभावित होती है, शारीरिक रूप से। जो शरीर को सुख देने वाली होती है वो काम इड की अवस्था में करते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चे को सुख दे रहा है, वो दिमाग से उस चीज को नहीं सोचता, दिमाग उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, वो वही काम करता है जो उसको शरीर को सुख देने वाला होता है। तो इस प्रकार इस अवस्था में मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां या दमित इच्छाएं आती है। इस अवस्था में क्या होती है, मूल वासनाएं। जो एक बच्चा है, बच्चे को यूं कह सकते हो कि बच्चे में काम भावनाएं ज्यादा होती है, फ्राइड ने कहा। तो वो काम भावनाएं ज्यादा कंट्रोल किससे नहीं होती, मस्तिष्क से नहीं होती, उसको शारीरिक सुख चाहिए बस। तो काम भावनाएं कह दो, या जो अचेतन मन की जो स्थितियां है जो हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन इच्छा तो होती है कि वो पूरी हो। तो ये व्यक्तित्व की संरचना इड की है। ध्यान से समझना, वापस बोल रहा हूं मैं, इड के अंतर्गत जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि उसके मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाता, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक सुख इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है कि वो किससे कंट्रोल नहीं होता, मानसिक कंट्रोल नहीं हो पाता, मानसिक नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। मानसिक नियंत्रण कैसे नहीं होता, जैसे मैं आपको एक झूला बनाऊं, इसमें झूला बनाऊं कि इस अवस्था में जो इड की अवस्था है, तो उसमें क्या होता है, ये है शारीरिक और ये है मानसिक। ठीक है, तो इसमें शारीरिक जो सुख है, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो ज्यादा प्रभावी होती है मानसिक क्रियाओं की बनिस्पत। तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या होता है, असमायोजित होता है। जैसे उसको भूख लगी तो वो क्या कर लेगा, खाना छीन लेगा किसी का, क्योंकि उसमें क्या प्रभावी है, कौन सी संरचना काम कर रही है, इड। शारीरिक क्रियाएं प्रभावी ज्यादा होती है, शारीरिक सुख उसको ज्यादा पसंद होते हैं, मानसिक क्रियाओं से उसके ज्यादा लेना देना नहीं होता। कोई तनाव नहीं होता कि भाई ये मैं करूं, बस उसकी इच्छा हुई। जैसे ये यूं समझ सकते हो कि जैसे राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस की प्रवृत्ति होती है इड की अवस्था, जिसमें दिमाग का कोई लेना देना नहीं होता, केवल और केवल उसको क्या चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, सुख की इच्छा होती है। इसमें न नैतिक होता है न अनैतिक होता है, अनैतिकता की स्थिति है, नैतिक अनैतिक का मतलब ही नहीं होता है उसको केवल। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है, इड संरचना ज्यादा प्रभावी होती है, वो क्या होता है, कुछ समायोजित नहीं हो सकता, असामाजिक होता है, वो असामाजिक। जो असामाजिक कार्य करने वाले हैं उसमें कौन सी संरचना प्रभावी होती है, इड। और इसमें ये किससे प्रभावित होते हैं, अचेतन मन से, अचेतन मन।
क्योंकि अचेतन मन के बारे में मैंने बताया था कि अचेतन मन में कौन सी इच्छाएं होती है, जो पूरी नहीं हो, जिनकी इच्छाएं हो हमें लेकिन हम उसको पूरी नहीं कर पाए, वो होती है ईड की अवस्था। अचेतन मन का प्रभाव इसमें चल जाता और शारीरिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, असामाजिक होता है, अमर्यादित होता है, उसमें कोई नैतिकता नहीं होती, अनैतिक अवस्था होती है, अनैतिक भी कह सकते हैं, अनैतिक होता है। तो ईड में अचेतन मन प्रभावी होता है और वो सामाजिक नहीं हो सकता, असामाजिक होता है, अनैतिक होता है और बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। देखो इसको वापस मैं बता रहा था आपको, व्यक्तित्व की जो 3 अवस्थाएं बताई, इसमें पहली अवस्था जो थी वो थी ईड की अवस्था। ईड या इसको इदम भी कहते हैं, इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं, और इसमें शारीरिक सुख प्राप्त करने की ज्यादा इच्छा होती है, मानसिक नियंत्रण नहीं होता। ज्यादातर बच्चों में ये स्थिति पाई जाती है, बच्चे की इच्छा हो रही है कि मैं नंगा घूमूं तो वो नंगा घूमेगा, ठीक है, वो दिमाग से काम नहीं करता, मानसिक कंट्रोल नहीं होता, वो अचेतन मन उस पर ज्यादा प्रभावी होता है, जो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती, जो वो पूरी करने की कोशिश करता है। राक्षसी प्रवृत्ति कह सकते हो। इसमें व्यक्ति असामाजिक होता है। यदि ईड ज्यादा है, किसी व्यक्ति की संरचना में ईड ज्यादा है तो वो क्या होगा, असामाजिक होगा, अनैतिक होगा। तो ये एक कुसमायोजन की स्थिति है। समायोजन नहीं है ना, समायोजन के लिए क्या चाहिए, ये देखो शारीरिक और मानसिक, समायोजन नहीं है, समायोजन मतलब संतुलन, तो संतुलन नहीं है। दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था को मैंने फ्रायड ने नाम दिया था अहम या ईगो की अवस्था। दूसरी जो अवस्था थी अहम या ईगो की अवस्था, दूसरी थी ईगो या अहम। ध्यान से समझना, जो ईगो या अहम की अवस्था है, ये अवस्था वास्तव में बड़ी संतुलित अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं, ये मानसिक है और ये है आपकी शारीरिक। शारीरिक सुख किसके द्वारा, शारीरिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मानसिक क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होती है। हर एक काम को वो उस परिस्थिति के अनुसार सोच समझ कर करता है। समझना इसको कि ये जो स्थिति है जिसमें ये संरचना प्रभावी होती है, उस प्रकार के व्यक्ति कोई भी काम करते हैं तो वो सोच समझ कर करते हैं। अर्थात जो शारीरिक क्रिया होगी किससे प्रभावित होगी, मानसिक क्रिया। हर एक चीज देखो, पहली में शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक सुख ज्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें शारीरिक सुख के साथ शारीरिक जो क्रियाएं होगी वो किससे प्रभावित होगी, मानसिक क्रियाओं के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होगी। कंट्रोल्ड स्थिति है ये नियंत्रित स्थिति है, नियंत्रित स्थिति है ईगो की। और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये कुछ रूप से चेतन होता है और कुछ रूप से अचेतन होता है। इसमें थोड़ा सा चेतन और थोड़ा सा अचेतन, चेतन व अचेतन दोनों। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति है, उसको क्या करना है, उसको चाहिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मान लो एग्जांपल दूं मैं आपको, बहुत सारे पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो वो क्या सोचता है कि यार मैं चोरी कर लूं। तो पहली अवस्था जो ईड की अवस्था है उसमें व्यक्ति सोचता नहीं है, सीधा चोरी कर लेता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। दूसरी अवस्था में वो सोचता है कि यार चोरी करूंगा तो मुझे क्या होगी, सजा होगी। अर्थात शारीरिक जो क्रिया है वो मानसिक कंट्रोल्ड में होती है, नियंत्रित होती है कि चोरी करूंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे सजा होगी। तो ये जो अवस्था है वो अहम की अवस्था कहलाती है। अर्थात इसमें वास्तव में धरातल पर काम किया जाता है, वास्तविक धरातल पर अपना कार्य किया जाता है और इच्छाएं और वास्तविकताओं के बीच नियंत्रण रहता है। इच्छाएं शारीरिक नियंत्रण रहता है, जो इच्छाएं होती है व्यक्ति की वो क्या होती है, नियंत्रित होती है। इच्छाएं तो सबकी होती है। फ्रायड कहते थे कि व्यक्ति की इच्छाएं होती है, लेकिन इच्छाओं पर कंट्रोल किसका होता है, दिमाग का हो तो वह स्थिति होती है अहम की, वो संरचना कहलाती है अहम की।
इसमें चेतन और कुछ पार्ट चेतन का होता है, कुछ अचेतन का होता है, बीच की 6 अवस्था होती है। अचेतन मन में जाने भी नहीं देता और चेतन मन में जागृत होकर भी काम करता है, लेकिन वो इसमें हो सकता है कई इच्छाएं आपकी पूरी भी नहीं हो। तो ये अवस्था आती है। तीसरी जो अवस्था की बात कर रहा था, इसकी अवस्था में एक और मैं बात बता दूं, इसमें व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक होता है। क्या होता है, सामाजिक होता है। तीसरी अवस्था की मैं बात करूं तो वो थी जिसका नाम था परम अहम कह दो या आदर्शवादी सिद्धांत कह दो। परम अहम कह दो या आदर्शवादी सिद्धांत कह दो। इसमें क्या होता है, तीसरी सुपर ईगो की स्थिति को चर्चा करें हम। सुपर ईगो, परम अहम भी कहते हैं इसको। परम अहम की स्थिति में व्यक्ति की जो भी क्रियाएं होगी, वो क्रिया टोटली किसके आधार पर होगी, वो होगी उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल होती है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में देखो मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल होगी, मानसिक स्थिति ज्यादा प्रबल होगी। शारीरिक फिजिकली जो है उससे मेंटली है वो ज्यादा भारी होगी। देखो तीन मैंने डायग्राम बनाए। पहली ईड में क्या ज्यादा भारी होता है, शारीरिक। वापस में देखो डायग्राम बनाता हूं, आपके तीनों में क्लियर स्थिति होगी। देखो ईड में क्या कहा मैंने कि इस तुले पर व्यक्ति के मन में, ईड में क्या होता है, शारीरिक इच्छाएं ज्यादा प्रभावित होती है, मानसिक मनुष्य के मानसिक जो कंट्रोल होता है वो कम होता है। दूसरी जो ईगो की स्थिति बताई उसमें शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं वो क्या होती है, कंट्रोल में होती है। और तीसरी अवस्था में अब बता रहा हूं उसमें मानसिक कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है, शारीरिक इच्छाओं की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तीन जो अवस्थाएं बताए कि इसमें ये ईड की अवस्था है, ये ईगो की अवस्था है, और अब मैं बता रहा हूं सुपर ईगो। ठीक है, तो सुपर ईगो की स्थिति में क्या होता है, मनुष्य की सारा कंट्रोल होता है, शारीरिक इच्छाएं गौण हो जाती है और उस अवस्था में मानसिक क्रियाएं ज्यादा प्रभावी होती है। जैसे एक सैनिक है, देश के लिए शहीद होता है, अपने शरीर का त्याग कर देता है, तो इस अवस्था में वो क्या होता है, उसका मानसिक क्रियाएं प्रभावी होती है, शरीर को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता। देखो ये तीन जो इसमें क्या होता है, बलिदान की अवस्था है, बलिदान कर सकता है, बलिदान की इच्छा होती है, या इसको त्याग के लिए वो तत्पर रहता है, बलिदान के लिए तत्पर रहता है, त्याग के लिए तत्पर रहता है। तो देखो ये नैतिक अवस्था है, ये क्या है, नैतिक अवस्था है, नैतिक अवस्था है। इसमें उसी एग्जाम्पल से मैंने कहा चोरी वाले एग्जाम्पल में, चोरी वाले में ईड की अवस्था होती है, वो चोरी करने की सोचता है कि चोरी करूंगा मैं। तो दूसरी अवस्था ईगो की अवस्था में सोचेगा कि मुझे यार कहीं पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर ले, मैं जो कर रहा हूं उसकी मुझे सजा होगी। वास्तव में यथार्थवादी सोच होती। और जो सुपर ईगो की अवस्था है उसमें यह सोचेगा कि चोरी करना क्या है, पाप। एक एग्जाम्पल भी देखा कि यदि ईगो और सुपर ईगो की बात करें, एक लड़का है जो, वो लड़का एक लड़की को देखता है, लड़की को देखता है, उसके मन में ईड यदि प्रभावी है तो उस समय ईड की जो संरचना है वो प्रभावी है, तो उस समय वो सोचता है कि इस लड़की को मैं छेड़ूंगा। ठीक है, ये ईड की अवस्था है। दूसरी, उसी टाइम यदि ईगो की अवस्था है तो वो सोचेगा कि सड़क पे मैं छेड़ूंगा तो मुझे पुलिस पीटेगी, लोग पीटेंगे। ये है ईगो की अवस्था। और सुपर ईगो की अवस्था होती है, उसमें ये सोचता है कि ये जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो की जो अवस्थाएं हैं
वो अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब देखो इसको व्यक्तित्व से कैसे जोड़ा गया। व्यक्तित्व से को जोड़ने से मतलब आप इसको यह समझते हो कि एक व्यक्ति में यदि इड सुपर ईगो पर प्रभावी, ध्यान से समझना इसको, कि किसी व्यक्ति में इड सुपर ईगो पर प्रभावी है तो अपराधी होगा। ध्यान से समझना, यदि इड है किस पर प्रभावी है, सुपर ईगो पर प्रभावी है, तो क्या होगा, अपराधी होगा। फ्रायड ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सुपर ईगो को कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर प्रभावी कौन हो जाता है, इड हो जाता है, तो वो क्या करेगा, केवल शारीरिक सुख के, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि चोरी वाला एग्जांपल दिया, तो चोरी वाले में वो सुपर ईगो क्या कह रहा है, सुपर ईगो कह रहा है कि चोरी करना क्या है, पाप है। लेकिन यदि उस पर इड प्रभावी हो जाए तो वो क्या करेगा, अपराध करेगा, चोरी करेगा ही करेगा। तो ये भी एक कुसमायोजन। देखो एक स्थिति, पहली स्थिति, इड किस पर प्रभावी हो, सुपर ईगो पर प्रभावी हो, ये सुपर ईगो। यदि इड प्रभावी हो तो क्या होगा, अपराधी होगा। चोरी का एग्जाम्पल से आपको समझ सकते हो कि वो क्या कर लेगा, उस चीज को चोरी कर ही लेगा और क्या बन जाएगा, अपराधी बन जाएगा। व्यक्तित्व में कुसमायोजन होगा तो अपराधी बन जाएगा। यदि एक व्यक्ति पर सुपर ईगो अगर उसके इड पर आवी है तो व्यक्ति शारीरिक इच्छाओं का दमन करेगा और कुसमायोजित हो जाएगा। और यदि दूसरी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की इड पर सुपर ईगो हावी है, सुपर ईगो किस पर हावी है, इड पर। अब इड क्या कहता है, इड कहता है कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए। लेकिन बार बार सुपर ईगो क्या कहता है, उसको सामाजिक या धार्मिक या नैतिक बातें कहता है। तो यदि ये प्रभावी होगा तो वो क्या होगा, उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी होगी, कभी नहीं होगी। फ्रायड कहते थे कि आपकी इच्छाएं हो रही है तो उसको क्या कर लो, पूरा कर लो, ताकि अचेतन मन में नहीं जाए। लेकिन इसमें तो आपकी शारीरिक इच्छाएं पूरी ही नहीं हुई, आपका सुपर ईगो बार बार, कई लड़के ऐसे होते हैं इनकी इच्छाएं होती है कि यार मैं इससे ये कर लूं, शारीरिक इच्छाएं, लेकिन सुपर ईगो कहता नहीं नहीं मत कर। तो ये क्या होती है, अचेतन मन में चली जाती है। और अचेतन मन जहां होता है वो बार बार उसको कचोड़ता है कि यार मैंने क्यों नहीं किया, ये मुझे कर लेना था, ये करता तो मुझे कितना आनंद आता, ये चीज होती तो मैं क्या होता। तो यदि सुपर ईगो है तो वो क्या होगा, शारीरिक इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं होगी, नहीं होगी, और वो क्या होगा, कुसमायोजित होगा। क्या होगा, कुसमायोजित। ध्यान से समझना, यदि इड सुपर ईगो पर प्रभावी है, इड, तो वो क्या होगा, शारीरिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करेगा और वो क्या करेगा, अपराधी करेगा, नैतिकता को छोड़ देगा, अपराधी करेगा, जैसे मैंने चोरी का एग्जांपल दिया। इसी प्रकार सुपर ईगो यदि प्रभाव है इड पर तो शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं होगी और वो क्या होगा, कुसमायोजित होगा। लेकिन यदि इड और सुपर ईगो के मध्य संतुलन नहीं है तो भी व्यक्ति कुसमायोजित है, इड और सुपर ईगो के मध्य। लेकिन यदि इड और सुपर ईगो के मध्य समायोजन है, अब इड और सुपर ईगो के मध्य समायोजन है, कुछ काम वो नैतिकता के साथ शारीरिक सुख प्राप्त कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है, समायोजन, समायोजित। और ऐसे समायोजित व्यक्तियों की व्यक्तित्व अच्छा होता है। तीन स्थितियां, पहली स्थिति यही अपने को समझना था, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। तो समायोजन के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति का इड और सुपर ईगो की जो स्थिति है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो फ्रायड के इस सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई
पहली चीज तो अपने को ये कोशिश करनी चाहिए, फ्राइड कहते थे कि पहली चीज तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कहाँ नहीं जानी चाहिए, अचेतन मन में नहीं जानी चाहिए। और यदि एक बार अचेतन मन में चली गई तो वो हमें जीवन भर तड़पाएगी। इसलिए ज़्यादा कोशिश करो कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, तो अचेतन मन में नहीं जाएगी, और अचेतन मन ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। किसी को बार बार, जैसे मान लो बहुत सारी इच्छाएं थी वो दब गई, लेकिन जब भी उसको कभी जीवन में मौका मिलेगा तो वो उसको छोड़ देगा। जैसे एक बच्चे को नंगा रहने की इच्छा हो रही थी, मम्मी ने उसको 6 महीने में पैंट पहनाना चालू कर दिया, उसकी इच्छाएं नंगा रहने की दब गई। अब जब भी उसको मौका मिलेगा बुढ़ापे में वो बस पागल होके बिल्कुल बिना कपड़ों के घूमेगा। फ्राइड ये कहते थे कि यदि इच्छाओं को दबाया गया तो वो क्या है, कभी ना कभी जब आपका मानसिक कंट्रोल कम होगा तब वो अचेतन मन से निकलकर बाहर आने की कोशिश करेगी। मैंने बच्चे का एग्जांपल बताया कि बच्चे को मम्मी निक्कर पहनाती है तो बच्चा रोने लगता है, उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी इच्छा होती है कि नंगा दौड़ूं मैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती 6-6 महीने में आजकल पैंट पहनाने लगते हैं। तो फ्राइड के विश्लेषण के अनुसार यदि देखा जाए तो यदि वो उसकी इच्छा अचेतन मन में चली जाएगी और अचेतन मन में चली गई तो कभी उसका मानसिक कंट्रोल यदि नियंत्रण कम होगा तो वो क्या होगा, पागलपन की स्थिति में आएगा, और पागलपन आते ही वो क्या, सबसे पहले अपने कपड़े फेंक देगा। इस प्रकार का सिद्धांत था फ्राइड का। अब देखो थोड़ी सी नॉर्मली बातें और मैं कर लूं फ्राइड के बारे में। फ्राइड ने एक और बात बताई थी कि जो बालक है, फ्राइड सबसे ज्यादा बच्चों पे अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा कि जो बालक है, छोटे लड़के होते हैं या छोटी लड़की होती है, वो जो छोटी लड़का होता है वो क्या करता है, उसको क्या लगती है, अपनी माँ अच्छी लगती है। ठीक है, छोटी लड़की को अपनी माँ अच्छी लगती है लड़के को, और लड़की को अपने पिता अच्छे लगते हैं। ध्यान से समझना, उसने कहा कि जो छोटी लड़कियां हैं उसको उसके पिता अच्छे लगते हैं, जबकि छोटे लड़के को अच्छी कौन सी लगती है, माँ। लड़के को माँ अच्छी लगती है, और लड़की को पिता अच्छा लगता है। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता आपको कि ये क्यों लगते हैं, क्योंकि ये बड़ा दूषित सा सिद्धांत था। इस बात की मैं चर्चा करूं तो लड़की को पिता अच्छा लगता है, लेकिन और बहुत ही सिद्धांत का बहुत ही विरोध हुआ नैतिक दृष्टि से। ये जो बात उन्होंने कही थी बहुत दूषित मानी जाती है भारतीय संस्कृति में, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़के को माँ अच्छी लगती है। इसके पीछे कारण क्या होता है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है ओडिपस। लड़कों में एक ग्रंथि होती है ओडिपस, उसकी वजह से उसको क्या लगता है, लड़के को मां अच्छी लगती है। जबकि एक लड़कियों में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रा। लड़कियों में होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि, और इस ग्रंथि की वजह से क्या होता है, लड़की को पिता अच्छे लगते हैं। ये फ्राइड ने कहा कि ये ग्रंथि की वजह से होता है। एक और चीज उन्होंने बताई जिसका आपके एग्जाम से रिलेटेड है, नार्सिसिज्म। एक शब्द कहां में लिया था, नार्सिसिज्म, याद रखना, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का अर्थ उन्होंने बताया स्वयंमोह, स्वयं प्रेम। इसका अर्थ आप याद रखना, स्वयं प्रेम। फ्राइड ने कहा कि जो बालक होते हैं वो खुद से बड़ा प्रेम करते हैं, खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुद अच्छे लगते हैं उनको, वो इस स्थिति को बोलते हैं नार्सिसिज्म। एक और चीज भी उन्होंने बताई, उसका बारे में बोलते हैं इरोस, और दूसरी उसके अपोजिट बताई उन्होंने थोनाटोस। फ्राइड ने कहा इरोस का मतलब होता है जीवन की इच्छा, जिजीविषा कह सकते हो उसको, और थोनाटोस का मतलब होता है मृत्यु,
कि व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, एक इरोस होता है, एक थोनाटोस होता है। जिसमें थोनाटोस ज्यादा होता है वो विध्वंसकारी होता है, विध्वंसकारी, विध्वंसकारी, ठीक है, विध्वंसकारी। और ये है सृजनकारी, सृजनकारी। सृजनकारी कैसे कि दो बच्चे होते हैं, दो बहन भाई है, दो बहन भाई है, दोनों मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। आपने बनाए होंगे छोटे छोटे खिलौने, पैर रख के ऊपर मिट्टी डाल के पैर को बाहर निकाल देते थे, एक घरौंदा बन जाता था। ये जो क्रिएटिविटी है, सृजन करने की क्षमता है, वो किसकी वजह से होती है? वो जो इच्छा स्थिति होती है उसको बोलते हैं इरोस। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो जो आपने घरौंदा बनाया, उस घरौंदे को तुरंत ही लात मार के मिटाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है? थोनाटोस होता है। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? थोनाटोस की मूल प्रवृत्ति। और ये क्या करते हैं? उस खिलौने को मिटाने का प्रयास करते हैं, नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति में ये दो ऊर्जाएं होती है, दो ऊर्जाएं होती है, इरोस और थोनाटोस। इरोस की वजह से क्या होता है? सृजन किया जाता है, और थोनाटोस की वजह से क्या होता है? विध्वंस किया जाता है। दो शब्द कहां में लिए थे फ्रायड ने? इरोस और थोनाटोस, याद रखना। एक और मैं बात करूंगा आपसे, एक और बात करूंगा जिसका नाम आता है लिम्बिडो। लिम्बिडो, लिम्बिडो वो स्थिति है, लिम्बिडो शब्द उसके लिए काम में लिया कि जो बालक जो होते हैं, बालक जो होते हैं उनमें जो मूल संवेदनाएं होती है वो क्या होती है कि जन्म से उनमें प्रेम होता है, स्नेह होता है और काम भावना विद्यमान होती है। जन्म के साथ ही बच्चों में क्या पाया जाता है? प्रेम, स्नेह और काम भावना, और काम भावना पाई जाती है। बच्चे में ये जो पाए जाते हैं, इन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं? लिम्बिडो। बच्चे में क्या पाया जाता है? लिबिडो। लिम्बिडो भी बोल सकते हैं, हिंदी भी है, लिम्बिडो कहा जाता है। तो ये लिम्बिडो होता है। और सबसे ज्यादा जो फ्रायड ने काम बताया था कि ये बच्चे में काम भावना ज्यादा पाई जाती है, और उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था। कई बार फ्रायड के सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत बड़े मजेदार होते हैं। उन्होंने कहा कि बालकों में काम भावनाएं ज्यादा पाई जाती है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज के देखा होगा आपने, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, तो छोटे बच्चे को दूर से देख के उसकी माँ बता देती है कि उसने टॉयलेट कर दिया, बच्चा खुश होने लगता है उस समय। फ्रायड कहते थे कि उसके जनन अंगों को यदि छुआ जाए या कोई भी टच करते हैं तो बच्चे को आनंद आता है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चों में काम भावनाएं ज्यादा होती है। सोच करने के बाद भी बच्चा खुश हो जाता है, कपड़ों में सोच कर दिया, खुश हो गया, बच्चे को नंगा घूमना अच्छा लगता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि काम भावनाएं बच्चों में पाई जाती है, और इसको बोलते हैं उन्होंने लिम्बिडो कहा। तो ये था आज आपका फ्रायड का सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। और उन्होंने कहा कि किस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, किस प्रकार ईगो और सुपर ईगो की स्थितियां होती है, किस प्रकार उसका चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन होता है, मस्तिष्क होता है, किस प्रकार व्यक्ति को अचेतन मन या दबी हुई इच्छाएं किस प्रकार प्रभावित करती है। इसलिए जो भी काम करना है अभी कर लो, अचेतन मन में उसको मत जाने दो, नहीं तो सपने आएंगे या कुसमायोजित होंगे। बार बार अपने फ्रेशर रहेगा कि वो मेरी अचेतन मन की जो स्थितियां, जो दबी हुई इच्छाएं हैं वो पूरी मैं करूं। आशा है आपके समझ में आया होगा। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए वीडियो को जल्दी लेकर आऊँगा, तो बेल आइकन जरूर दबा लें, जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी विश्वास के साथ कि आपको पसंद आया होगा, आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।